बैड डेट स्टार्ट कर लिया था राइट, डाउटफुल डेट। कितने क्वेश्चंस किए थे बेटे हमने लास्ट क्लास में डाउटफुल डेट के? ठीक है ताकि कितने क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा नोट्स में से? हमने एक किया था, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। बाकी मैंने दो करने के लिए दिए थे, 2 और 3 राइट, होमवर्क में। तो किसी को इशू हुआ इसके अंदर या नहीं हुआ? चलो मैं खैर 2 और 3 करा देता हूँ, फिर आपका जो भी आपने किया उसके साथ चेक कर लें, ठीक है। आज वैसे भी सिंगल पीरियड है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। सो आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। सो नोट्स के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां से हम शुरू करते हैं। तो लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ फर्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये आप पढ़ लें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। All right, so let's begin. It is the practice of the business to make an allowance for doubtful debt at the rate of 10% of the receivables. जितने भी receivables होंगे उसका 10% आपका doubtful debt होगा। और 1 जनवरी 2013 हमारा ईयर एंड December 31, 2013 है, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। The amount of this brought down from previous year was 800। तो ओपनिंग बैलेंस हमें 800 दे दिया उसने, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी, ऑल प्रोविजंस हैव क्रेडिट बैलेंसेस बिकॉज दे आर कॉन्ट्रा एसेट्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स का, ये आपके सामने इसका पूरा सॉल्यूशन है, आपके साथ मैच भी कर सकते हैं, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सो ओपनिंग बैलेंस हमें 800 दिया हुआ है। सो हियर वी गो, बैलेंस बीडी ऑन द क्रेडिट साइड। लास्ट क्लास में बात हुई थी, all provisions have credit balances because they are contra assets. Then let's move on. During the year ended, the bad debts written off total 1000। अब bad debts 1000 के दिए में किसी specific receivable का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये different receivables होंगे। So bad debts की entry जो हमने discuss करी है already, bad debts debit, trade receivables credit। So bad debts debit, trade receivables credit by 1000, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड की बात हो रही है, ऑफ कोर्स December 31, 2013, दैट इज आवर ईयर एंड। द अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ऑल रिसीवेबल्स टोटल 10,000। ये रिसीवेबल्स की अमाउंट दी हुई है आपको, इसके ऊपर हम 10% लगा देना है जो हमें शुरू में बताया हुआ था। तो 10,000 का 10% इज 1000। ये फिर आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा 1000, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो बैलेंस कैरी डाउन हो गया हमारा 1000। सो 800 से प्रोविजन इंक्रीज होके 1000 हो रहा है, दैट मीन्स के 200 का इंक्रीज आ रहा है।
सो इंक्रीज की एंट्री क्या थी, वही ट्रांसफरिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस वाली, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा बाय 200। तो ये आपका डाउटफुल डेट का अकाउंट हो गया। सीडी का ऑफ कोर्स बीडी लेना मत भूलिएगा। बैड डेट में आपको पता है ट्रांसफरिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस जो होती है बिल्कुल सेम वैसे ही, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, और ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। फिर इसका इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट वही वैसे ही बनेगा जिस तरह हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। तो अगर हम इस सवाल के अंदर बात करें तो बैड डेट्स का 1000 आ जाएगा और इंक्रीज इन डाउटफुल डेट का 200 आ जाएगा। सो बैड डेट्स का एक्सपेंसेस में 1000 आ जाएगा और इंक्रीज इन डाउटफुल डेट का 200 आ जाएगा। ये तो पिछले सवाल का एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ बता रहा हूँ कि वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बनेगा वैसे ही। और जो SOFP एक्सट्रैक्ट है उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 10,000 के हैं, ठीक है, और 1000 का हमारा ये मैं बनाया हुआ, ये मैंने, ठीक है। सो ट्रेड रिसीवेबल हमारे 10,000 के हैं, ये हमें दिया हुआ था, और 1000 का हमारा क्लोजिंग बैलेंसेस है, बैलेंसेस आते हैं रिमेंबर। सो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 1000 का है। सो 10,000 में से 1000 माइनस हुआ, सो नेट रिसीवेबल्स आ गए आपके 9000। और बैड डेट्स का जिस तरह हमने देखा था कि 1000 बैड डेट्स का जाएगा और इंक्रीज इन डाउटफुल डेट का 200 जाएगा। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, 2012 का, ठीक है। तो इसकी आप पिक्चर ले लें। तो 5 4 3 2 1, इसकी भी पिक्चर ले लीजिए। 5 4 ऑलराइट। सो बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट का भी जो टी अकाउंट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ऑलराइट बेटा, हमजा पढ़ लो, उस आवाज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करो, सही है ना? तुम्हें सारी फजूल चीजें करनी होती हैं पढ़ने के अलावा। जी बेटा, अब मुझे ये बताइएगा कि जितने भी बच्चे बैठे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने एक्सप्लेन किया पूरा समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ओके का मैसेज लिख दीजिए, और अगर कोई चीज रिपीट करवानी है तो मुझसे दोबारा रिपीट करवा लें। क्विकली, हरी अप। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन बेटा, क्विकली, हरी अप। ओके या क्लियर का एक मैसेज लिख दीजिए, और अगर कोई चीज दोबारा पूछ लें तो दोबारा पूछ लें। आई विल एक्सप्लेन अगेन। हरम, ओके, डाउटफुल डेट का अकाउंट एक बार बता दें, ठीक है। ओके, डाउटफुल डेट का दोबारा सुन लें बेटा। ये हमें ओपनिंग बैलेंस 800 दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। ये 800 ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। तो बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है प्रोविजन का, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बिकॉज कॉन्ट्रा एसेट होता है, एसेट को डिक्रीज कर रही होती है ये चीज। सो ओपनिंग बैलेंस हमारा बीडी क्रेडिट साइड पर आ गया 800। क्लोजिंग के लिए उसने हमें ट्रेड रिसीवेबल्स बता दिए 10,000, और उसने हमें बताया था कि 10% ऑफ द रिसीवेबल्स हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट होता है। सो 10,000 पे हमने 10% लगाया तो 1,000 आ गया। तो ये जो कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू बैलेंस के डाउन की होती है। तो बीडी हमेशा क्रेडिट साइड पर होगा, तो जाहिर है सीडी डेबिट साइड पर होगा 1,000 का, ठीक है। अब ओपनिंग प्रोविजन 800 है, क्लोजिंग प्रोविजन 1,000 है। कितने का इंक्रीज आ रहा है? 200 का। लास्ट क्लास में भी बात हुई थी, सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज की अमाउंट हम पोस्ट करेंगे। सो इंक्रीज की एंट्री बिल्कुल डाउटफुल डेट की तरह है। 2 एंट्रीज मैंने लिखवाई थी, एक इंक्रीज इन प्रोविजन की और एक डिक्रीज इन प्रोविजन की।
सो ट्रांसफरिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस की तरह इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, और क्रेडिट साइड पे ही आपको 200 चाहिए अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो ये है डाउटफुल डेट का अकाउंट। अरे बेटा समझ में आया, वरना दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एनी इश्यूज? ठीक है, ऑलराइट, यू आर वेलकम। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं प्लीज। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, इसको भी पढ़ लें जरा क्विकली। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, तो अब हमें यह 2 सालों का बनाना है। अगर आप रिक्वायर्ड में देखें तो वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट फॉर 2 years, 2012 और 2013 का December 31। सो एक साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया, 2 साल के अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा, अब आप ये देखें तो हमें बैड डेट्स ये सब साथ दिए हैं, ईयर वाइज हमें नहीं पता। तो बेसिक से हम लॉजिक लगा लेंगे कि जाहिर सी बात है, देखो मार्च अप्रैल मई और फिर अक्टूबर भी। सो मार्च अप्रैल मई अक्टूबर तक जाके फिर ये जनवरी से अगला साल शुरू हो रहा है, तो ये 2012 हो गया और ये आपका 2013 हो गया। ठीक है बेटा, सो 2012 का और 2013 का हमने खुद से ऐसे सेपरेट कर लिया। सो ये सारे बैड डेट्स हमें दिए हुए ताहिर, अली और माजिद का। सो बैड डेट्स डेबिट, ताहिर, अली और माजिद के ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। सो क्वेश्चन नंबर 3, बैड डेट्स डेबिट 2012 का अकाउंट पहले बनाया है, ताहिर, अली और माजिद का अकाउंट क्रेडिट, ताहिर, अली एंड माजिद। ठीक है, और ये अमाउंट्स हमें रिस्पेक्टिवली दी हुई थी 375, 575 एंड 450। सो 375, 575 एंड 450। तो ये 2012 का कंप्लीट हो गया। जितनी भी टोटल बैड डेट्स हैं 1400 बने, ये इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे December 31 की ऑफ कोर्स ईयर एंड को। सो December 31 इनकम स्टेटमेंट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, ट्रांसफरिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस जो होती है आपकी 1400 से। तो ये आपका 2012 का बन गया। फिर 2013 में 2 हैं, महानूर और उबैद, 625 एंड 475। सो महानूर एंड उबैद का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा रिसीवेबल्स, और बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा 625 एंड 475 से। सो आप देखिए बैड डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स महानूर एंड उबैद क्रेडिट बाय 625 एंड 475। टोटल वैल्यू बनी 1100। 2013 के टोटल बैड डेट्स 1100 हुए। December 31 को ये दोबारा से ट्रांसफर हो जाएंगे। एक्सपेंस की ट्रांसफरिंग एंट्री, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट। तो बेटा ये हो गया हमारा बैड डेट्स का अकाउंट। लेट्स मूव ऑन। On December 31, 2012, यानी कि दिस इज क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर, क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। 2 साल के अकाउंट है ना, 2012 और 13 के, तो ये पहले साल का क्लोजिंग है। टोटल आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स 72,500 है, रिसीवेबल्स की वैल्यू दी हुई है। इट वाज डिसाइडेड टू मेक एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 1450, परसेंटेज नहीं दी हुई, डायरेक्ट अमाउंट बताया हुआ है 1450 का। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस सीडी दे दिया उसने। ठीक है, 1450 हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, तो बीडी था ही नहीं, बीडी के बारे में कुछ बताया हुआ ही नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस 0 है। सो डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाया हमने 2012 का, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 0 है, नहीं बताया हुआ। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस उसने 1450 बता दिया। तो 0 से 1450 टोटल अमाउंट इंक्रीज में चला जाएगा, 1450 से इंक्रीज हो रहा है। सो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट बाय 1450।
अब ये CD वाला अमाउंट उठ के इधर BD में आ जाएगा 1450। नाउ लेट्स सी क्या कह रहा है। दोबारा से ये बता रहा है बेटा कि December 31, 2013, यानी कि दिस इज क्लोजिंग ऑफ सेकेंड ईयर। दोबारा क्लोजिंग की बात कर रहा है क्योंकि BD तो हमारे पास लास्ट ईयर से आ गया। द टोटल आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, ये ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू दे दी 85,400 और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना है 1708। तो ये बैलेंस CD आ गया वंस अगेन क्लोजिंग का 1708। सो BD लास्ट ईयर से आ गया 1708, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब 1450 से हमारे पास 1450 ओपनिंग बैलेंस है और 1708 क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये कितने का इंक्रीज हो रहा है अगर हम डिफरेंस निकालें तो 258 का। सो वंस अगेन इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड अलाउंस क्रेडिट बाय 258, दैट इज इट। ये बन गया आपका अलाउंस का अकाउंट। और बिल्कुल इसका इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट वैसे ही बनेगा जिस तरह पिछले सवाल में हमने बनाया। फर्क क्या है कि 2012 का अलग होगा और 2013 का अलग होगा। सो 2012 में बैड डेट्स 1400 है और इंक्रीज इन डाउटफुल डेट 1450 है। तो इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यूज इनकम स्टेटमेंट में चली जाएंगी। 2013 में बैड डेट्स की वैल्यू 1100 है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगी और इंक्रीज इन डाउटफुल डेट 250 है। और बैलेंस शीट में 2012 के रिसीवेबल 72,500 है, इसमें से 2012 बैलेंस 1450 माइनस हो जाएगा तो नेट रिसीवेबल आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का बैलेंस 85,400 है ट्रेड रिसीवेबल्स का, इसमें डाउटफुल डेट का बैलेंस 1708 क्लोजिंग बैलेंस माइनस हो जाएगा तो आपके पास नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे अगले साल के। तो एक्सट्रैक्ट तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। सो जी बेटा मुझे ज़रा बताइएगा, सब लोग ज़रा ओके क्लियर का मैसेज लिखिए अगर समझ आ गया तो, और अगर कोई चीज़ रिपीट करनी है नहीं समझ में आई तो बेटा दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन क्विकली। जल्दी से बेटा सबके जवाब आ जाएं ओके क्लियर का, हरिया। और अगर कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ लें बेटा। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। सब लोग बताएं बेटा, ये नहीं कि 3-4 बच्चे बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पता चलना चाहिए मुझे सबके बारे में। एक दो बच्चे और रह गए बेटा, जल्दी से बताइए हरिया। ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। 10 सेकंड्स दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जरा लें, थोड़ा सा मैं जरा ये एक्सप्लेन कर दूं और से बेटा जरा देख लें कि ये थोड़ा सा मर्ज हो गया। अकाउंट्स रिसीवेबल एट ईयर एंड, ये वाली वैल्यूज ये नहीं सारी, और परसेंटेज ऑफ अलाउंस का अलग कॉलम है, इसकी वैल्यूज ये नहीं। थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया। अब आप सवाल पढ़ लें बेटा, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस। All right. टू 2011, 12, 13 3 साल का बनाना है बेटा। तो 11 में बैड डेट्स 2500 के हैं, सिंपल, नाम नहीं दिया हुआ सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल लिख देंगे। सो बैड डेट्स का अकाउंट 2011 में ट्रेड बैड डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट बाय
2500, फिर नेक्स्ट ईयर का 3500 और उससे नेक्स्ट ईयर का 1500। सो नेक्स्ट ईयर का 3500 बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट और उससे नेक्स्ट ईयर का बैड डेट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट बाय 1500 और रिस्पेक्टिवली हर साल की अमाउंट उसकी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी जैसे हम बनाते आए हैं, दैट इज इट। तो ये बैड डेट अकाउंट है, जिस तरह पिछले सवाल में बनाया वैसे ही है, स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट, डाउटफुल डेट पे आते हैं बेटा। सो डाउटफुल डेट के लिए बड़ी आसान सा काम है। (2011) 2011 के ईयर एंड की बात हो रही है, यानी कि 2011 से पहले का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो बैलेंस बीडी 0 होगा। ये ईयर एंड का मतलब है, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस की बात हो रही है, सीडीज की, ठीक है। तो 52,000 का 5% हम लगाएंगे। सो अगर हम कैलकुलेट करें 52,000 का 5%, then that is 2,600, ठीक है। सो पहले साल का बेटा बैलेंस कैरी डाउन हो गया 2,600। सो बीडी 0 था, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस की बात ही नहीं करी, बैलेंस कैरी डाउन 2,600। तो पूरा अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा, इंक्रीज का अमाउंट इनकम स्टेटमेंट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट बाय 2,600, फिर हम सीटी का बीडी लेकर आ जाएंगे नीचे 2,600। अब हम नेक्स्ट ईयर बात करते हैं 2012 की। सो 2012 में ट्रेड रिसीवेबल 60,000 है, उसका 7% है। तो अगर आप 60,000 का 7% देंगे तो 6 7 42 होता है, 4200 आ गया। ये आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया साल के एंड में। बैलेंस कैरी डाउन हमने लिखा 4200, अब 2600 से 4200 पे आया है, तो कितने का इंक्रीज आया है? 1600 का। सो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड अलाउंस क्रेडिट बाय 1600। कैरी डाउन 4200 है, इसका बीडी 4200 बन जाएगा एज इट इज, ठीक है। अच्छा, इस साल देखते हैं क्या है 2013 में। सो बेटा 2013 के अंदर हमारे पास रिसीवेबल्स 40,000 है, उसका 4%, ये बन गया 1600। तो ये दोबारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरी डाउन 1600। सो बैलेंस कैरी डाउन 1600 बना। अब बेटा और से देखिएगा, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, राइट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। सो ओपनिंग बैलेंस 4200 है, क्लोजिंग बैलेंस 1600 है, तो अब प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंस जब हमने निकाला तो 2600 आया, तो दिस इज डिक्रीज इन प्रोविजन। सो रिमेंबर, आपको मैंने एंट्रीज पहले लिखवा चुका हूं, जो इंक्रीज की एंट्री है उसकी ऑपोजिट हो जाएगी डिक्रीज की एंट्री, यानी कि अलाउंस डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। अब ये चीज इनकम स्टेटमेंट में जाके क्रेडिट हो रही है, मतलब इनकम नेचर वाली है, तो ये अदर इनकम में आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में ये अदर इनकम में आ जाएगा बाय द नेम ऑफ डिक्रीज इन डाउटफुल डेट, ठीक है बेटा। तो बस ये डिफरेंस है, और बाकी बैलेंस शीट के अंदर तो वही होगा, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 के, उसमें से आपने क्लोजिंग बैलेंस 1600 माइनस कर देना है, तो आपका नेट रिसीवेबल आ जाएगा। बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसओएफपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट में एक्सपेंसेस की बजाय ये अदर इनकम में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका भी। 5 4 3 2 1, ठीक है जी बेटा। बेटा सब लोग जरा मुझे बताएंगे, ओके क्लियर का मैसेज लिख दें अगर समझ आ गया है। कोई चीज नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लें बेटा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एवरीवन बेटा सब लोगों ने आंसर्स देने हैं ताकि क्लास पार्टिसिपेशन कंप्लीट रहे, मुझे पता चलता रहे सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्विकली बेटा, हरी अप। दो तीन बच्चे रह गए बेटा, सबका आंसर आ जाए जल्दी से क्विकली।
समझ आ गया? तो ये नहीं बस चुपचाप बैठे रहेंगे बेटा, आंसर बताएं जल्दी से कोई। ठीक है, गुड हो गया। ऑलराइट, ऑल गुड। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बेटा क्वेश्चन 5 भी पढ़ लीजिए, ये 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के। ऑलराइट, सो बेटा बैड डेट्स तो बड़ी सिंपल है। 3 साल का बनाना है, 11, 12 एंड 13 का। तीनों सालों के बैड डेट दिए हैं 2000, 3000 एंड 1200। सो अच्छा, ये बाय द वे पिछले सवाल का एक्सट्रैक्ट भी मैंने बनाया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट, सो बैड डेट्स बेटा हमें 6 का 4 के बाद 5 का नहीं हुआ, मैं ही बनाता हूँ, ठीक है। सो बैड डेट्स का काउंट तीनों सालों का बनाना है हमने। 2011, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट। सो बैड डेट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट बाय 2000। डेट नहीं दी हुई तो साल के एंड की डेट डाल देंगे, December 31। ये पूरे साल के यही बैड डेट्स हैं, नो अदर एंट्री। अब हम इसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, IAS डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट बाय 2000। ये बन गया आपका 2011 का। फिर 2012 का बनेगा, ठीक है। और इसके लिए दोबारा आपके जो बैड डेट्स हैं वो 3000 है इस साल के। सो बैड डेट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट बाय 3000, December 31, नो अदर एंट्री, ट्रांसफर कर दें इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट बाय 3000, दैट इज इट। फिर 2013, और बैड डेट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 2013 के थे 1200 के, डेट इज December 31, और ये IAS में चला जाएगा पूरा अमाउंट 1200, दैट इज इट। तो सिंपली बैड डेट का अकाउंट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अब जब डाउटफुल डेट की बात आएगी ना बेटा, देखो ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले अब जितने भी सवाल पढ़े ना, उसमें लिखा हुआ था बैड डेट्स रिटन ऑफ, हो चुकी है ये एंट्री, ठीक है। बैड डेट्स वर रिटन ऑफ, ठीक है, एंट्री हो चुकी है। बैड डेट्स रिटन ऑफ, एंट्री हो चुकी है। बैड डेट्स रिटन ऑफ, ठीक है, सब में ये था। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर नोट करें तो वर्डिंग है बैड डेट्स आर टू बी रिटन ऑफ, आर टू बी,
तो ये टू बी लगने से ना पूरी कहानी चेंज हो गई। कैसे कि अभी हमने बैड डेट की एंट्री करी नहीं है, तो इस वजह से देखो बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट डेबिट एंड रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो इस रिसीवेबल्स में से अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, हमें करना पड़ेगा खुद से। इससे पहले वाले सवालों में नहीं किया क्योंकि वो रिटर्न ऑफ थे, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो रही थी इंग्लिश। तो ये 58,000 के रिसीवेबल्स बने, इसके ऊपर परसेंटेज लगाओगे, 70,000 में से 3,000 माइनस करोगे इस साल के बैड डेट्स, तो 67,000 आ गए। ये सही फिगर है ट्रेड रिसीवेबल्स की आपके, ठीक है। और 25,000 में से 1200 माइनस किया तो 23,800, ये आपके पास सही फिगर्स आई हैं रिसीवेबल्स की। सो 2011 के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हैं 58,000, 2012 के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो है 67,000, और 2013 के जो हैं वो हैं 23,800। तो ये टू बी लगने का मतलब है करना है अभी ये काम, तो हमने इसको एडजस्ट किया। रिटर्न ऑफ का वर्ड यूज हुआ हुआ है, सिर्फ रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुई है, तो वो काम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक हो गया बात। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, एक एक वर्ड से पूरा सवाल चेंज हो जाता है। सो नाउ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 4% है, तो 4% लगा दिया हमने। तो 58,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया 2320। अब वंस अगेन याद रखिएगा ये बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट है। तो अगर आप टी अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता है कि इसका पीडी कुछ होगा नहीं, जीरो, और कैरी डाउन 2320 हो जाएगा, तो आईएस में भी 2320 जाएगा। ठीक है, वंस अगेन नेक्स्ट ईयर आगे सारा वही काम है जो हमने सीखा है। 67,000 पे 4% लग जाएगा, तो 26,800 आ गया। सॉरी 67,000 पे 4% इज 67,000 into 4% is 2680। 2680 ये इस साल का बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ठीक है। और फिर दोबारा से 4% 23,800 पे लगाया, 952 आ गया, और ये लास्ट ईयर का कैरी डाउन हो गया। बाकी सारा सवाल वैसे ही जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया। सो डाउटफुल डेट का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देख लें। So now doubtful debt, provision for doubtful debt 2011, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कुछ है ही नहीं पहले साल का, ओपनिंग बैलेंस के बारे में हमें कुछ बताया हुआ ही नहीं है, तो ये 0 हो गया जनवरी 1 को। क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 2320 का, हमने खुद कैलकुलेट किया रादर। सही है बेटा, 2320 का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इंक्रीज कितना है, पूरा ही 2320 है, तो आईएस में 2320 आ जाएगा पूरा। दिसंबर 31, इसके बाद टोटलिंग हो गई आपकी 2320 ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट ईयर हमारा 2012 कैरी डाउन का ब्रॉड डाउन आ जाएगा जनवरी 1 को 2320। मैं दूसरे मार्कर से कर दूं, जनवरी 1 कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन लिया हमने 2320। क्लोजिंग बैलेंस हमने वंस अगेन दोबारा से कैलकुलेट कर लिया, ये किया था हमने 2680 का, तो बैलेंस कैरी डाउन
2680. So दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 2680 माइनस 2320. ये आंसर आ गया हमारे पास 360 का इंक्रीज. इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट बाय 360. वंस अगेन टोटलिंग कर देंगे, दोनों साइड का टोटल 2680 आ गया. ठीक है बेटा. अब इसके बाद 2013 का बैलेंस. सबसे पहले बीडी आ जाएगा पिछले साल से. जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2680. ठीक है. क्लोजिंग बैलेंस वंस अगेन December 31 बैलेंस कैरीड डाउन कितना 952. अब दोबारा देखो डिक्रीज हो रहा है. 2680 से ओपनिंग था, क्लोजिंग आ रहा है 952. देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1728. सो एंट्री रिवर्स हो गई. इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट अलाउंस डेबिट बाय 1728 December 31. अगेन टोटलिंग कर लें, दोनों साइड का टोटल 2680 आ जाएगा. उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लीजिएगा. दैट इज इट. ठीक है बेटा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 10 सेकंड्स दे रहा हूँ. काम आगे सारा देखो वही है, बस सवाल को जरा गौर से पढ़ना. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है या टू बी रिटर्न ऑफ है, तो हो सकता है कि आपको बैड डेट्स में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़े जिस तरह हमने इस सवाल में करी. बाकी तो आपका बैड डेट और डाउटफुल डेट के कैलकुलेशन के बाद टी अकाउंट सेम वैसे ही जैसे हम बना रहे हैं. 5 4 3 2 1. बाकी लास्ट ईयर आपको पता है डिक्रीज हो रहा है, तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में था इंक्रीज एक्सपेंस में जाएगा तो डिक्रीज अदर इनकम में जाएगा. ठीक है ना. ओके जी बेटा. जरा सब लोग मुझे जी जी बोले बेटा. सर ये आप जो कह रहे टू बी रिटन ऑफ और फिर रिटन ऑफ, तो टू बी रिटन ऑफ में हमारा प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स बन जाएगा. नहीं, टू बी रिटर्न ऑफ में आप क्या कह रही हैं? नहीं, टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब है कि बैड डेट्स हो गए हैं. देखो लिखा हुआ पूरा सेंटेंस क्या था, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ है. वो बैड डेट्स, लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं करी, अभी हमने उसको एंट्री करनी है. दिस इज व्हाट इट मींस. ओके सर. समझ में आई बेटा बात? देखो ये देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ. है ये बैड डेट्स ही पता चल चुके हैं. टू बी रिटर्न ऑफ मतलब हमने एंट्री नहीं करी अभी उसकी. जी समझ में आया बेटा हरीम? ओके सर समझ आ गया. थैंक यू. यू वेलकम. जी बेटा एक ओके का मैसेज लिख दें सब लोग अगर समझ आ गए, और अगर नहीं समझ में आई बेटा कोई बात तो दोबारा पूछें. आई विल एक्सप्लेन अगेन. नो इश्यूज. जल्दी से क्विकली हरी आप. हरिया बेटा 2-3 बच्चे रह गए. क्विकली हरिया. ऑलराइट गुड हो गया. अच्छा अब ये जो है आपने जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये आपने क्वेश्चंस बेटा आपके पास स्क्रीनशॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन कॉपी नहीं करने. ये सवाल आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. सेकेंडली आपने क्या होमवर्क किया है, ये सारे सवाल खुद अटेम्प्ट करने के बाद ये जो फ्रैंकफर्ट का एडिशन मैंने आपको भेजा हुआ है ग्रुप के ऊपर भी, इसके अंदर जो चैप्टर 25 है इसके अंदर आपने क्वेश्चंस करने होंगे. ठीक है. सो आपका होमवर्क होगा साथ साथ. एक तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखूंगा, नोट्स के भी हुए हुए सारे जितने मैंने करा दिए. फिर 25.1 25.2 25.3 25.4 एंड 25.5. ठीक है. तो ये आपने सारे क्वेश्चंस करने होंगे 25.5 तक. ठीक है. ये आपने सारे क्वेश्चंस करने होंगे. इनफैक्ट 25.6 भी करना है आपने. ठीक है. 25.6 का पार्ट डी साइंस वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये मैं करा दूंगा. बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपने करने हैं. सो 25.1 से लेके 6 के पार्ट सी तक करना होगा आपने. ठीक है बेटा. एनी इश्यूज? जी कल तक बिल्कुल तक,
क्योंकि इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। अगर आप एक सारा काम एक साथ लेके बैठेंगे तो घंटे डेढ़ में हो जाएगा इंशाल्लाह, इतना कोई लेंथी काम है नहीं। ठीक है बेटा, ऑलराइट। सो आई एम गिविंग यू एन अर्ली ऑफ, थोड़ा 10 मिनट है तो आप वेस्ट ना करें, अभी से काम शुरू कर लें इसको। ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव। चलें, गुड गुड हो गया वली। जी जी जी, ताकि अगर कोई मसला हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वेलकम बेटा, अल्लाह हाफिज।